Good afternoon, students. Myself, Ashish Srivastava, BA 2 years curriculum स्ट्रक्चर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर नंबर थर्ड आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट वाइज आपके जो 4 यूनिट में आपका डिवाइड किया गया है और इस यूनिट में आपका लेक्चर फर्स्ट में आपका स्टार्ट करने से पहले आपको इस पेपर थर्ड में आपको क्या पढ़ना है उसकी एक ब्रीफ ओरिएंटेशन हम लोग कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि कंपलसरी पेपर में पेपर फर्स्ट, पेपर टू एंड पेपर थ्री आपके नेम लिखे हुए हैं, जो कि इसमें आपके 80 मार्क्स के जो आपके थ्योरी मार्क्स हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स हैं जो आपको असाइनमेंट वर्क करना होता है। और एक आपको ऑप्शनल पेपर लेना होता है जो कि आपके इन सभी इसमें से कोई एक चूज़ करना होता है, जिसमें आपको कॉलेज में इनोवेशन इन एजुकेशन आपको पढ़ाया जाता है। तो जनरली हम लोग अपने पेपर की बात करते हैं, पेपर नंबर थर्ड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके यूनिट वाइज और इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इस पेपर की क्या मेन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लेक्चर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन का फ्रेमिंग क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थोड़े आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपके पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज टू इनेबल द लर्नर टू बिकम इफ़ेक्टिव यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। यहाँ पे एजुकेशन शिक्षा में तकनीकी का और उससे लर्नर पे क्या इफ़ेक्टिव क्या प्रभाव पड़ता है, और टू डेवलप इन स्टूडेंट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आल्सो अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके तकनीकी के इसमें रूप, शिक्षा तकनीकी का क्या प्रकृति है, उसकी क्या अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं उसके बारे में, और कैसे स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है उसके विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उसको कैसे डेवलप कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है इस पेपर में। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन की थ्योरीज क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम अप्रोच से इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मोड्स कितने होते हैं इसके बारे में हमको डिस्कस करना है इस पेपर में। टू डेवलप बेसिक स्किल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपका यहाँ पर अनुदेशनात्मक आपके से जितने आपके मटेरियल हैं उसके जितने भी आपके टाइप्स हैं और उन बेसिक स्किल्स के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना है। टू डेवलप एन अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स अबाउट द रिसेंट इनोवेशंस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और जो रिसेंट ट्रेडिशंस में जितने भी इनोवेशंस आपके स्टूडेंट के लर्नर को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम टीचिंग से लेकर के इनोवेशन मेथड्स, इनोवेशन स्किल्स, जितने भी तरीके के प्रोसीजर्स आपके टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में यूज़ किए जाते हैं, और उसके ध्यान में रखते हुए इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उसमें उस स्टूडेंट्स के अवेयर को कैसे डेवलप कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हमको इस पेपर में स्टडी करना है। To acquaint the learner with the challenges and opportunities emerging in integrating new technology in educational process। मीन्स कि आपकी शैक्षिक प्रक्रिया में वो जो नए ऐसे कौन से तकनीक हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स के, और साथ ही साथ आज के प्रेजेंट टाइम में जितनी भी चैलेंजेस या फिर किसी तरीके का अलग तरीके का आपको सुअवसर अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं वो कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन स्टूडेंट्स को उसके बारे में उनको नॉलेज देना और उन्हें प्रमोट करना
कि आप इस तरीके से आप अपने लर्निंग को आप क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एंड द लास्ट आपका जो इस पेपर का ऑब्जेक्टिव्स है, टू मेक द स्टूडेंट फैमिलियर विथ न्यू ट्रेंड्स टेक्निक्स इन एजुकेशन अलॉन्ग विथ ई लर्निंग। द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग, जैसा कि आज हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं ई लर्निंग, तो इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे क्लासरूम टीचिंग के लिए, और स्टूडेंट्स इससे कितना बेहतर तरीके से फैमिलियर हो सकते हैं, और इसके प्रोसीजर्स को हम क्या किस तरीके से ट्रेंड को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उनके फैमिलियर कैसे बना सकते हैं, और उसमें किस तरीके का टेक्निक्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ रहे आपके। जनरली अब हम लोग पेपर नंबर 30 की यूनिट फर्स्ट के जनरली से हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो एक न्यू टर्म्स वर्ड आपको देखने में मिल रहा है, तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का एज अ मिक्सअप रूप है आपका। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, अर्थ, क्षेत्र और कार्य क्षेत्र और इसकी जितने भी इम्पोर्टेंस हैं, महत्व हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है आपका। और साथ ही साथ आपके टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ आपका एक मर्ज में साथ में आपका इसके टाइप्स भी पूछा जा सकता है, या फिर डिफरेंसेस आपका आ सकता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ से इस क्वेश्चंस की फ्रेमिंग ऐसे बनती है। एंड द यूनिट फर्स्ट की सेकंड पॉइंट पर देखते हैं आप, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वेरियस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, और इन तीनों के बारे में एज अ कंपैरेटिव स्टडी आप यदि आप कर लेते हैं, तो यहाँ से कहीं से भी आपका यदि शॉर्ट में क्वेश्चंस आता है या फिर लॉन्ग भी क्वेश्चंस आपका आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे डिफरेंसेस भी यहाँ पे थोड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है आपका, जो कि टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में तीनों डिफरेंसेस भी पूछा जा सकता है। तो आपके 4 पोर्शन इसमें यूनिट फर्स्ट को देखिए आपको डिवाइड किया गया है, और चारों की आपके एक एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अलग से आपका कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI भी आपका आता है, मीनिंग डिफिनीशन, बेसिक एजम्पशन एंड टाइप्स और मोड्स, इसका अलग से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। एंड द लास्ट ई लर्निंग, जो मीनिंग नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो हम पहला अपना जो लेक्चर में आपके फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपने सिलेबस को मैंने हर यूनिट वाइज हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या किया है, फ्रेमिंग किया है, और इसी लॉन्ग क्वेश्चन से आपके पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, और इसी को आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है और असाइनमेंट वर्क भी करना है आपको। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, प्रकृति व क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए तथा शैक्षिक के रूपों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग फर्स्ट अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग रखा हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, इसका नेचर, इसके एरियाज को क्लैरिफिकेशन कीजिए, और शैक्षिक तकनीकी के कौन कौन से रूप हैं उस पर एक प्रकाश डालिए। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा है शैक्षिक तकनीकी, तो शैक्षिक तकनीकी एक आपका एक ब्रॉड वर्ड है, जिसमें आपका एक एजुकेशन और टेक्नोलॉजी 2 वर्ड आपको इसमें मिले हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एजुकेशन जो कि आपकी एक शिक्ष आपके शब्द धातु से बना हुआ है, और ये केवल सीखने सिखाने से संबंधित रखता है। तो एजुकेशन आपका लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है आपका, और टेक्नोलॉजी है उस एजुकेशन को कितना इनोवेटिव हम बना सकते हैं। तो यदि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक होल आपकी एजुकेशनल प्रोसीजर को देखा जाए,
तो एक परफेक्ट इसका प्री प्लान्ड इसका आपको देखने को फंक्शन मिलता है, जिसमें साइंटिफिक अप्रोचेस के माध्यम से जितने भी आपके साइंटिफिक रिसोर्सेस हैं, वैज्ञानिक साधन हैं, उन सभी के प्रयोग से हम एजुकेशनल प्रोसेस को हम एक बेहतर एक योजनाबद्ध तरीके से हम उसको कर सकते हैं और इसी प्रयोग को ही इस प्रोसीजर्स के अंतर्गत इसको देखते हैं। यदि हम टेक्नोलॉजी का जनरल केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाए तो इसका जो उद्देश्य है वो पर्पजली यदि देखा जाए तो उनका व्यावहारिक उद्देश्य है। व्यावहारिक उद्देश्यों की कि हम इन द फ्यूचर रेफरेंस में बच्चों में हम क्या सिखा सकते हैं, उन व्यावहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी हमारा साइंटिफिक नॉलेज है उसका डेली रूटीन लाइफ में उसका कैसे प्रयोग करना है, और जिसका ये एज यदि मीनिंग के रूप में देखा जाए तो एक आर्ट स्किल्स है कि अपने क्लासरूम में हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से कितना बढ़िया अपने टीचिंग प्रोसेस को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यदि देखा जाए आपका टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी एक आपका टेक्निकॉस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है कला, तकनीकी कौशल या दक्षता से संबंध है कि उस पर्टिकुलर एरियाज में आपकी क्या स्किल्स है, उस किस आपके दक्षता से संबंध रखता है। तो शैक्षिक तकनीकी जो है वो शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो इससे आपके यदि ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स में यदि देखें तो वो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को ये निर्धारित करता है कि इंस्ट्रक्शनल वो जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है एज ए लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसको ये प्री प्लान क्या करता है, पूर्व नियोजित तरीके से उसको पहले से डिटरमाइन निर्धारित करता है और अधिगम संबंधी वातावरण की एक योजना बनाता है। इफ़ेक्टिव आपका एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है इफ़ेक्टिव, और अशिक्षण व अधिगम सामग्री को तैयार करता है शिक्षण व अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करने में। तो आपकी क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत जितने भी आपके फेजेस आते हैं उस फेजेस के अंतर्गत अपने लर्नर को बीच बीच में कॉन्टिन्यूसली उनका इवेलुएट करना भी और उनके लर्निंग प्रोसीजर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, इसके प्रोसीजर का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो सिनारियो है वो आपके एजुकेशनल आपके टेक्नोलॉजी का एक ब्रॉड टर्म के रूप में आपका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि चाहे वो आपके एलिमेंट्री लेवल से लेकर के चाहे आपके सेकेंडरी लेवल पे हो चाहे हायर लेवल पे हो, आज हर जगह आपके टीचिंग आपके सिस्टम में इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। एलिमेंट्री लेवल पे आप देखते हो कि स्मार्ट क्लासेस बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश किया जाता है कि चीज़ों को वो देखें, उसको महसूस कर पाएँ और उन जिन चीज़ों के बारे में वो एक कॉन्शियस रूप में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं या अनकॉन्शियस रूप में उनको एक रियलाइज़ कराना कि हाँ ये इस तरीके की थिंग्स या मटेरियल इस तरीके से होता है और इसका क्या यूटिलाइजेशन कैसा है। जिन चीज़ों के बारे में हम इमेजनरी रूप में उनको बताने की कोशिश करते हैं उनको हम मूर्त रूप में हम एक स्मार्ट क्लासेस के रूप में हम दिखा सकते हैं और अपने टीचिंग सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की जो धारणा का जो प्रयोग है उन सभी जितने भी हमारे मैथड्स हैं और उन मैथड्स के लगाने के लिए जितने भी हमारे टीचिंग आपके इक्विपमेंट्स हैं उसका यूज किया जा रहा है, जिससे हमारे टीचिंग और लर्निंग उस दोनों की आपकी इफ़ेक्टिवनेस
बनी रहे। तो जिससे यदि शिक्षा तकनीकी की यदि हम बेसिक आदि कॉन्सेप्ट को देखें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का आपका मेन यदि कॉन्सेप्ट जो है, पहली बात तो हम अपने लर्नर को, जो लर्नर के जो बिहेवियर है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपने क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल एड्स हों, इन सभी के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी आप डेवलप अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों के जो मिस कम्युनिकेशन या मिस के जो कंफ्यूज आपके जो टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स से उनको जितनी भी तरीके की उनको कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाती हैं। और जितने भी आपके बेसिक एजुकेशनल उनके जो प्रॉब्लम है उसकी एक समस्या के समाधान के लिए सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट उपयोगी आपका एक व्यू है आपका ये। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एज अ लर्नर के लिए ही, यदि क्लासरूम में यदि टीचर अपना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अपने कंटेंट को पढ़ा रहा होता है तो एक ट्रेन टीचर के रूप में अपने पढ़ाए गए कंटेंट का वो एक साइंटिफिक एनालिसिस करने में भी कि मेरी जो कंटेंट का जो मेरी ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टूडेंट्स के लिए जो बना रखे थे वो हमारी कितनी उस पर्पज़ लिए यदि देखा जाए एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितना फुलफिलमेंट हो पाया है। अब कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं कि शिक्षा तकनीकी की आपकी क्या परिभाषाएं हैं। ये डेफिनेशंस आपको याद भी करने हैं। कुछ आपके आप अपने असाइनमेंट में जब आप ये वर्क करेंगे तो इसमें आप अपने हर डेफिनेशंस के थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी अपने वर्ड्स में करना होगा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने के बाद कि उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में क्या बात बताई गई है और ये उस डेफिनेशन से क्या डिफरेंट रखता है। जैसे जीओएम लीथ के अकॉर्डिंग कि शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुधारने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है तो उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। मीन्स कि आपके चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो लर्निंग हो, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए और साइंटिफिक नॉलेज का जब हम यूटिलाइजेशन दोनों ही, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो ट्रेनिंग हो, दोनों को सुधारने के लिए और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दोनों रूपों में यदि किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षा तकनीकी बोलते हैं। इसी तरीके से रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा कहना है कि लर्नर मतलब कि शिक्षार्थी कि सीखने की आशाओं में जितने भी आपके साइंटिफिक आपके एक्सपेरिमेंट हैं, वैज्ञानिक प्रयोग हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इसी तरीके से एस के मित्रा के अकॉर्डिंग कि शिक्षा तकनीकी उन पद्धतियों, उस प्रोसीजर्स को एक तरीके का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा हमने जो शैक्षिक उद्देश्य हमने जो निर्धारित कर रखे थे उन शैक्षिक उद्देश्यों का उसको प्राप्त किया जा सके। एज ए होल यदि देखा जाए तो शैक्षिक तकनीकी का विज्ञान पे आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य चाहे वो शिक्षक हो तो शिक्षा और आपके छात्र के कार्य को एक तरीके से ये निरंतर सरल बनाता है। तो शैक्षिक तकनीकी विज्ञान से संबंधित इसलिए इसका ये है क्योंकि विज्ञान आपका हर तरीके से, चाहे वो साइंटिफिक आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो, रिलायबिलिटी हो, उसकी बात को ये देखता है और उसमें कहीं ना कहीं लॉजिकली बेस्ड हम उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोच कर अपने समझ के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके का मेजर टर्म्स आपको देखने को मिलता है कि ये साइंटिफिक टर्म्स जो है यहाँ पे एक एनालिसिस, विश्लेषण, तो चीज़ों को अलग अलग तरीके से करके उसके बारे में स्टडी करना, जिससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टर्म्स को, उस फैक्ट्स को अलग अलग करके हम स्टडी करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट उतना ही हमें क्लियर
होता है, जिससे एज ए लर्नर जो भी छात्र जो कार्य कर रहे होते हैं उनकी प्रोसीजर को वो बहुत आसानी से सरल बना देता है। बात करते हैं अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो शिक्षा तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं। तो शिक्षा तकनीकी के बारे में यदि आपने देखा तो हम बात स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि लर्नर के लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मीन्स कि हम शिक्षा और प्रशिक्षण के एक व्यवहारिक पक्ष को हम यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिहेवियरल आउटकम्स पे कि बच्चों को हमें क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इस तरीके का एक व्यवहारिक पक्ष की बात करता है। साथ ही साथ इसकी खास बात यहाँ पे विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में और उसका कैसे यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमें, इसके बारे में हमें ये हेल्प करता है, बताता है। साथ ही साथ कि क्लासरूम टीचिंग में हम लर्निंग के साइंटिफिक नॉलेज का कैसे हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस के बारे में इसकी खास बात है कि इसका हम यूटिलाइजेशन एक अच्छे से करके हम अपने लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे एजुकेशन की जो प्रोसेस है, शिक्षण की प्रक्रिया है, वो गोल ओरिएंटेड होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है। ये पहले से प्री प्लान डिसाइडेड होता है कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, और अपने अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें व्यावहारिक ज्ञान की सहायता से हम अपने टीचिंग प्रोसेस और टीचिंग मेथड्स को हम यूनिक भी बना सकते हैं। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने अभी आपने कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना। अब हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसकी क्या स्कोप क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी का जो क्षेत्र है वो तो बहुत ही ज़्यादा आपका ब्रॉड टर्म है, और इसमें यदि देखा जाए तो इसमें हर तरीके की फील्ड में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी में यदि देखा जाए तो मेनली हम बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल और बिहेवियरल एस्पेक्ट पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत और व्यवहारिक पक्ष पे सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे विषय क्षेत्र से, तो शैक्षिक तकनीकी जो हैं ये पहले हमारा क्या करती हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारित करती है या निर्धारण करती है कि क्लासरूम में जाने से हमें उस कंटेंट का क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें किस एस्पेक्ट पर हमें बच्चों पे काम करना है, कि उनके नॉलेज पॉइंट पे काम करना है, कि अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे काम करनी है, कौन से डोमेन पे काम करना है, कि कॉग्निटिव डोमेन पे काम करना है या फिर उनके आपके बिहेवियरल टर्म्स पे काम करना है। तो इस तरीके से हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और उद्देश्य के निर्धारण में आप अधिगम के जो तीनों आपके एस्पेक्ट हैं, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे आपका साइकोलॉजिकल आपके हों, तो आप देख रहे होगे संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, ये तीनों आपके जो भी हैं, तो इस तरीके से आपके उन सभी संवेगों को ध्यान में रख करके इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बेसिकली रूप से ध्यान में रख करके हम अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। जिससे इन तीनों आपके उद्देश्यों पर यदि काम किया जाए तो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अधिगम को उतना ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही जितने भी हमारे विभिन्न शिक्षण युक्तियाँ हैं, अपने क्लासरूम टीचिंग के दौरान जितने भी हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप क्लासरूम में पढ़ाने से पहले आप प्री प्लान डिसाइडेड करके चलते हो कि हमें इस ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से या इस तरीके के टीचिंग मेथड से हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन क्लासरूम के टीचिंग के दौरान
हमारे कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज करना पड़ता है, तो इस तरीके का आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी क्लासरूम में होना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आप अपने क्लासरूम टीचिंग के दौरान भी अपने विभिन्न शिक्षण युक्तियों का निर्धारण भी आसानी से कर सकते हैं, जो उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उस क्लासरूम के लेवल को ध्यान में रखते हुए, या फिर उस स्टूडेंट्स के स्किल्स को ध्यान में रखते हुए कि ये कंटेंट उनके लिए कितना प्रेफर रखता है। द नेक्स्ट आपके यदि हम स्कोप की बात करें तो शिक्षण युक्तियों के निर्धारण के ही बाद यदि हम उसका प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एज अ सिस्टमेटिक सीक्वेंस रूप में हमें अपने कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन करना होता है, इसकी हेल्प में शैक्षिक तकनीकी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है कि आप कंटेंट को कैसे सिस्टमेटिक रूप से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि हम शैक्षिक तकनीकी की बात करते हैं तो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उन बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम्स को एक बेहतर बनाने के लिए उसके एक प्री प्लान्ड आपको डिसाइड करने में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और यदि हम द लास्ट पॉइंट यदि स्कोप की बात की जाए तो ये दोनों ही आपके, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे वो इसके एवोल्यूशन आपके प्रोसीजर की बात करें, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ये किए गए वे कार्य हैं जो हमें पाठ को प्रभावी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि फीडबैक के बिना ही टीचर अपने कंटेंट में कुछ नया चेंजेस नहीं ला सकता है कि क्लासरूम में टीचर पढ़ाने के बाद यदि उसको सही तरीके का अप्रोप्रिएट फीडबैक नहीं मिलता है कि बच्चों को समझ में आया या फिर अपने द्वारा कंटेंट पढ़ाए गए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से फुलफिलमेंट हो पाई है अथवा नहीं, तो हम अपने पाठ को नेक्स्ट अपने कंटेंट या अपने टॉपिक को पढ़ाने में उतना बेहतर तरीके से हम निभा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इतना ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका है कि शैक्षिक तकनीकी द्वारा ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसका एक परफेक्ट हमारा आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक भी मिले और उस इवोल्यूशन प्रोसेस को हम कितना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चंस के अब लास्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, जिसमें आपने क्वेश्चन फर्स्ट में रखा हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी के क्या रूप हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के जो रूप हैं वो मेनली आपके चार आपके हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। द फर्स्ट आपके जो शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशात्मक प्रारूप। तो मेनली आपके जो हैं वो तीन टर्म्स में है, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। प्रारूप उसका एज अ फॉर्मेट है, लेकिन इन्हीं तीनों में से शुरू के स्टार्टिंग शिक्षण, अनुदेशात्मक, व्यवहार, इन तीनों में डिफरेंसेस आपका भी पूछता है अलग अलग। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षण एक विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया है जो छात्र और शिक्षक के अनुक्रिया द्वारा संपन्न होती है। तो इट्स मीन्स कि ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे स्टूडेंट और लर्नर का आपका दोनों का साथ साथ उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अधिनियमों के शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के उपयोग को ही हम शिक्षण तकनीकी कहते हैं। तो जितने भी उसके एरियाज हैं, चाहे वो आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हों, चाहे साइकोलॉजिकल प्रोसेस हों, फिलोसफिकल एप्टीट्यूड हों, चाहे सोशल प्रोसेस हों, इन सभी आपके जितने भी एरियाज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके बिहार में आपके इन सभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में ये आपकी हेल्प करता है। यदि हम एक डिफिनीशन देखा जाए B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग, तो शिक्षण तकनीकी एक वह शस्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समृद्ध करता है। जनरली शिक्षण तकनीकी की विशेषताएं हम देखते हैं कि शिक्षण तकनीकी की क्या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो शिक्षण तकनीकी में आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये आपके तीनों जो आपके उद्देश्य हैं वो तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विशेष रूप से एक सहायक है। कॉग्निटिव उनके एक आपके रिकॉल से लेकर रिकॉग्निशन तक कि मेमोरी बेस्ड पर
कितनी चीज़ों को वो याद रख पाता है। भावात्मक से यहाँ पे रिलेटेड उनके इमोशंस से है कि चीज़ों को वो कितना आसानी तरीके से उसको कैसे रिलेट कर पाता है अपने डेली रूटीन लाइफ में, और उसके संवेगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और क्रियात्मक उनके एक्शंस पे काम करने के लिए कि इन द फ्यूचर में वो कैसे इस प्रकार को सीख करके उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएगा। तो तीनों प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में ये क्या है, आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ आपका जो कंटेंट का जो नेचर है, स्ट्रक्चर है, उसके समन्वय में स्थापित करने में ये हेल्प करता है। शिक्षण तकनीकी में आपके मेमोरी लेवल से लेकर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल तक, ये तीनों में आपका एक शिक्षण की व्यवस्था किया जाता है, एवं शिक्षण तकनीकी के द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया को हम प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव एक तरीके का परमानेंटली इसको बनाया जा सकता है। जो शिक्षण तकनीकी का जो संबंध होता है, रिलेशन जो होता है, वो आपके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन आपके जो एस्पेक्ट हैं उनसे आपका ये संबंध रखता है। तो शिक्षण तकनीकी की ये आपकी विशेषताएं हैं जो कि जनरली आपको इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से हम अपने कंटेंट को क्लासरूम में टीचिंग करते हैं कि जो इनपुट आपका लर्निंग मटेरियल, आपका प्रोसीजर हमारा जो क्लासरूम में जो हमारा लेक्चर है, और जो हमारा फीडबैक है, जो हमारा इवैल्यूएशन है आपका, वो आउटपुट है आपका। शिक्षण तकनीकी में ही आपके जितने भी दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन अधिनियमों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अनुदेशात्मक तकनीकी की। तो अनुदेशात्मक तकनीकी उन विधियों प्रविधियों की व्यवस्था से है जिसकी सहायता से हम सुनिश्चित अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, कि उनका हम अपने इंस्ट्रक्शनल जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उन कंटेंट में उसका हम इन द फ्यूचर रेफरेंस में कैसे यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उनके विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने में ये हेल्प करता है। और यही प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम अनुदेशात्मक तकनीकी कहते हैं। अनुदेशात्मक तकनीकी को रॉबर्ट ए कॉक्स ने इस तकनीकी को सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, विशेषताएं की बात की जाए, तो यह एक तरीके का आपका ज्ञानात्मक उपकरण है। और साथ ही साथ क्लासरूम में जितने भी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें एक बेहतर तरीके का सीखने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ सही अनुक्रियाओं की एट वंस तुरंत उसका कॉन्टीन्यूअसली उनको रिइंफोर्समेंट भी देता रहता है, जिससे एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस क्लासरूम आप में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक इंटरेस्टिंग बना रहे, और उस क्लासरूम के अंतर्गत ही स्टूडेंट के आपके मनोवैज्ञानिक स्थिति को, मनोभावों को ध्यान में रखने में भी इसकी सहायता से हम कंटेंट को हम जोड़ सकते हैं और अपने लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से बना सकते हैं, जो कि आपकी अधिगम सिद्धांत पर आपका आधारित है। और अनुदेशात्मक तकनीकी जो आपके कंटेंट का जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, वो आपके बेहतर तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करके एनालिटिकल मेथड के थ्रू उसकी कंटेंट का कहाँ सोर्सेस है इसके बारे में हम डिस्कस और स्टडी करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये जो तकनीकी है, यदि आपका परफेक्ट टीचर नहीं भी है तो भी आपका इस अभाव की पूर्ति कर सकती है। यदि नेक्स्ट आपका व्यवहार तकनीकी की जो बात की जाए तो ये आपका सीखने और शिक्षण में मनोवैज्ञानिक के बिहेवियरल एस्पेक्ट या प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में शिक्षण और छात्र दोनों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो आना चाहिए इस पर ये काम करने की बात करता है।
कि इन द फ्यूचर रेफरेंस में जो हम स्टूडेंट्स में जो हम वांछित परिवर्तन लाना कर सकते हैं वो कितने की पूर्ति हो पाई है। इसके बारे में आपके स्किनर ने बताया है कि शिक्षण एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक के मध्य जो पाठ्य वस्तु का जो आदान प्रदान होता है वो एक तरीके का टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू एक वेल आपका प्री प्लान योजनाबद्ध प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें तीनों स्तरों पे, चाहे वो स्मृति स्तर हो, चाहे वो अवबोध स्तर हो, चाहे वो चिंतन स्तर हो, आपके मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल पे काम किया जाता है। और दोनों ही रूपों में, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो अशाब्दिक हो, दोनों रूपों में किया जाता है। और इन दोनों रूपों की ही, चाहे वो टीचर चाहे वो स्टूडेंट, इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं। यदि इनकी विशेषताएं की बात की जाए तो व्यवहार तकनीकी का जो लक्ष्य है वो पूर्णतः रूप से आपका क्रियात्मक पक्ष पर काम करता है कि शिक्षण के जितने भी विशिष्ट कौशल हैं उनका डेवलप किया जा सके। शिक्षक का जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, कक्षा का जो व्यवहार है, वो व्यवहार स्वरूपों का अध्ययन करने में ये हेल्प करता है आपका। और पाठ्य वस्तु तथा संप्रेषण दोनों शिक्षण पक्षों में सुधार एवं परिवर्तन लाने में ये आपको हेल्प करता है, मदद करता है। और उनके व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार उनके कौशल विकास करने पर ये आपको हेल्प करता है। और शिक्षण के जितने भी आपके इवैल्यूएशन सिस्टम में हैं उस इवैल्यूएशन सिस्टम को एक बेहतर इफेक्टिव बनाने में ये आपका हेल्प करता है। अब ये अनुदेशात्मक प्रारूप की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी का एक ये चौथा वर्ग है जो एक अनुदेशात्मक प्रारूप है। तो जो अनुदेशात्मक प्रारूप जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अनुदेशन और एक आपका प्रारूप। यदि हम अनुदेशन का सिर्फ मीनिंग यदि हम जाने तो इसका अर्थ है सूचना देना। सूचना देना मीन्स कि आपका जितने भी उस कंटेंट से रिलेटेड हमें उस बेसिक कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके नेचर्स को ध्यान में रखते हुए कंटेंट प्रोवाइड कराना। और प्रारूप का यहाँ मतलब है कि वो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर मतलब कि यहाँ पे वैज्ञानिक जितने भी हमारे वैज्ञानिक प्रविधियाँ मतलब साइंटिफिक मेथड्स से रिलेटेड है। और साइंटिफिक मेथड्स में जितने भी जांच किए गए जो हमारे सिद्धांत हैं उनसे ये रिलेट करता है। तो उसके बिहाफ पे इनका हम एक बेहतर तरीके से हम एवेल्यूएशन कर सकते हैं। तो कंटेंट अब आप पूरा आपने इसको स्टडी किया है तो इस पूरे कंटेंट को पढ़ने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो कंटेंट है उसको हम रीअरेंजमेंट करके एक बेहतर तरीके से यदि हम उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए तो हम अपने लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर तरीके का इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और साथ ही साथ अपने आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर आप एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आप कहीं भी किसी भी जगह और किसी भी समय आप इसको दे सकते हैं। तो जनरली रूप में आपका क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव बनाने में इसका यूटिलाइजेशन है। तो आप लोगों ने इस फर्स्ट क्वेश्चंस के लेक्चर को आप लोगों ने नोट किया, आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब उस कंटेंट के आपको ध्यान में रख करके असाइनमेंट क्वेश्चंस उसको फ्रेमिंग करके आप इसको एक अच्छे से कंटेंट को ध्यान में रख करके आप इसका असाइनमेंट बनाएंगे। तो नेक्स्ट आप हम लोग जब लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट इसके यूनिट के सेकंड नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।